नमस्कार डियर ऑल स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एमएससी फाइनल। बॉटनी पेपर रेट यूनिट सेकेंड। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने इकोसिस्टम के अंदर एवार्टी फैक्टर टेम्परेचर स्टार्ट किया था। ये यूनिट सेकंड है। इसी के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के फैक्टर वो फोर्थ यूनिट के अंदर मिलेंगे आपको। जैसे बिहेवियर एडेप्टेशन, आज हम बात करेंगे बिहेवियर एडेप्टेशन की, तो आपको फोर्थ यूनिट में मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट सेकंड लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम आपकी यूनिट सेकंड में दे रखा है। अब इकोसिस्टम के अंदर हमने पहला घटक था लाइट, तो लाइट तो कंप्लीट कर लिया था इससे पहले वीडियो के अंदर, और टेम्परेचर स्टार्ट कर लिया था। टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर का प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का एनिमल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसके अंदर टोटल 7 डिस्कस कर लेते हैं को। पहला था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट। टेम्परेचर का पादप पर क्या प्रभाव होगा, ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो इसके अंदर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होगा तो प्लांट क्या करेगा, वाटर लॉस ज्यादा करेगा, वाटर लॉस ज्यादा करेगा, तो प्लांट के अंदर ड्राइनेस सूखा बना रहेगा। दूसरा था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ पे प्लांट की मॉर्फोलॉजी की उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अब तीसरा इसके अंदर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन, यानी प्लांट के ऊपर कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद में टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर तो होता है कैपिटल डी, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल फिजियोलॉजी, यानी आकर कैपिटल सी तक तुमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल फिजियोलॉजी। इसके बाद में डिस्कस करेंगे हम बिहेवियर एडेप्टेशन, व्यवहारिक अनुकूलन। ये वाला जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा फोर्थ यूनिट के अंदर, बिहेवियर एडेप्टेशन वाला। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ वर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, सेल्फ वर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, सेल्फ लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस साल्ट ऑफ रेगुलेटर, ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट रेगुलेटर्स। तो हमने इकोसिस्टम के अंदर पहला घटक था लाइट, तो लाइट डिटेल से डिस्कस कर लिया था। लाइट के अंदर मैंने बताया दो प्रकार की लाइट आती है सोलर रेडिएशन के अंदर, आईएसआर और पीएआर। आईएसआर का मतलब इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, और पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
तो वो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। इसके बाद हमने टेम्परेचर स्टार्ट किया था। तो टेम्परेचर का जो ऑर्गेनिज्म होगा उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहला इफेक्ट था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट। टेम्परेचर का प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था डिसेशन यानी क्षय या सिंकनेस। सिंक में क्या होगा, जो प्लांट होगा वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे प्लांट हाई टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है और आप हाई टेम्परेचर पे उस प्लांट को रखोगे तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, जब लाइट गिरेगी, लाइट गिरने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन अधिक होगा। तो ट्रांसपिरेशन अधिक होगा तो प्लांट क्या जाएगा, सूखा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ड्राइनेस। और दूसरा था इसके अंदर चिलिंग इंजरी किस कारण होती है, इंजरी ड्यू टू प्लांट कोल्ड क्लाइमेट। यानी आप कोई हाई टेम्परेचर प्लांट है, अब आप उसको लो टेम्परेचर पे रख रहे हो, तो लो टेम्परेचर रखने से क्या होगा, उसका जो सेल्स होगी वो उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने से प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसी के अंदर तीसरा हमने डिस्कस किया था फ्रीजिंग एनर्जी। फ्रीजिंग एनर्जी का मतलब है यहाँ पे कोई प्लांट है वो लो टेम्परेचर पे रहा है, लेकिन आप उसको वेरी लो टेम्परेचर में बहुत कम तापमान पे रख दोगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, आइस क्रिस्टल्स का। ये हमने किसके अंदर डिस्कस किए थे, टोटल टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट। इसके बाद में हमने दूसरा डिस्कस किया था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी होगी उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो उसके अंदर मैंने पहले एग्जांपल लिया था ओपेंशिया का यानी यहाँ पे इसके अंदर तो क्या क्या डिस्कस किया था हमने, इसके अंदर प्लांट पहला इसके अंदर ड्राइनेस किसके कारण आएगी, डिसेशन का। यहाँ पे डिसेशन जिसको बोलते हैं क्षय, इसके कारण क्या आएगी, ड्राइनेस। और ये पे दूसरी डिस्कस की थी हमने चिलिंग एनर्जी। ये पे हमने तीसरा डिस्कस किया था, इसी के अंदर फ्रीजिंग एनर्जी। ये हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट के अंदर। टोटल 3 थे, डिसेशन वाले क्षय या ड्राइनेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप प्लांट को हाई टेम्परेचर पे रखोगे तो हाई टेम्परेचर पर रखने से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो उससे क्या होगा, प्लांट के अंदर ड्राइनेस सूखा बना जाएगा। और यहाँ पे चिलिंग एनर्जी के अंदर क्या होगा, कोई प्लांट है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है तो आप उसको वेरी यानी बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर रख दोगे तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, चिलिंग एनर्जी। और फ्रीजिंग एनर्जी किसको बोल देंगे, यदि कोई प्लांट लो टेम्परेचर के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है और आप उसको बहुत कम यानी बहुत ही लो टेम्परेचर पर रख दोगे तो उसके जो प्लांट्स के अंदर इंट्रासेलुलर स्पेस होगा उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स यानी बर्फ का निर्माण हो जाएगा, जिससे क्या होगा, प्लांट सेल्स की डेथ हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पहला एग्जांपल था ओपेंशिया डिस्कस किया था। ओपेंशिया के अंदर जो स्टेम होगा, स्टेम तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन यानी हरा, फ्लैट यानी चपटा, और फ्लैट का मतलब होगा यहाँ पे गुद्देदार। ओपेंशिया के अंदर जो स्टेम होगा, स्टेम तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन यानी फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, ओपेंशिया के अंदर स्टेम गिरेगा। और लीफ किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, स्पाइन यानी कांटों के अंदर। तो ओपेंशिया प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टेम। और वो कैसा होता है, ग्रीन। और कैसा होता है, फ्लेजी का मतलब यानी गुद्देदार, और फ्लैट यानी चपटा। और जो लीव्स होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कांटों के अंदर। तो ये जो ओपेंशिया प्लांट होगा वो मॉर्फोलॉजिकल यानी एडेप्टेशन है। तो मॉर्फोलॉजिकल तो आप देखोगे उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि लीफ कांटों में रूपांतरित हो गई तो जो एनिमल होंगे वो इस प्लांट को खाएंगे, ओपेंशिया एक नाक में। और फिजियोलॉजिकल देखोगे आप तो फिजियोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा। वाटर लॉस कम हो जाएगा क्यों, लीफ है ना वो स्पाइन कांटों में रूपांतरित हो गई तो जो स्टोमेटा है वो नष्ट हो गई, तो स्टोमेटा नहीं बचेंगे तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट करेगी कम, तो वाटर लॉस कम होगा। अब इसी के अंदर हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था, जीरोफाइटिक कैरेक्टर। तो जीरोफाइटिक कैरेक्टर के अंदर मैंने बताया था पेंडेंटली कंपाउंड लीफ होगी, पेंडेंटली कंपाउंड लीफ होने से उनको क्या होगा, थिक क्यूटिकल यानी क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाएगी। तो क्यूटिकल की थिक लेयर से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी तो प्लांट से वाटर लॉस कम होगा। अब इसी के साथ हमने वो डिस्कस किया था यहाँ पे
केम प्लांट, केम पाथवे। तो केम प्लांट के अंदर क्या था, केम प्लांट्स का तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा होंगे वो कौन से थे, स्पोटेक्टिव स्टोमेटा, जो यानी दिन के यानी दिन में क्या रहेंगे क्लोज और रात में क्या होंगे ओपन। इससे क्या होगा, जब दिन के अंदर स्टोमेटा बंद रहेंगे तो स्टोमेटा बंद रहने से होगा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, दिन में जब लाइट गिरती है लीफ के ऊपर तो लीफ के ऊपर लाइट गिरने से प्लांट क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रखने के लिए ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ाएगा। ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ाएगा तो वाटर लॉस होगा। तो इन प्लांट्स के अंदर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्या होते हैं क्लोज रहते हैं और रात्रि में क्या होते हैं ओपन। ऐसे रंध्र को क्या बोलते हैं, स्पोटेक्टिव स्टोमेटा यानी तमोकिरेसिस रंध्र। और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन, प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन, प्रोलीन एमिनो एसिड। अब इन प्लांट्स के अंदर एमिनो एसिड प्रोलीन एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा तो प्रोलीन एमिनो एसिड क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब इंक्रीज करके रखेगा। परासरण दाब इंक्रीज रखेगा तो वाटर लॉस क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी यहाँ पे ये दो हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम तीसरा डिस्कस किया था टेम्परेचर इफेक्ट और एनिमल मॉर्फोलॉजी। यानी एनिमल की जो मॉर्फोलॉजी, जंतु की जो आकारिकी की, उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने दो रूल बताए थे टेम्परेचर और एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंदर। जैसे मान लो स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एक है लार्ज ऑर्गेनिज्म, लार्ज एनिमल। तो जो स्मॉल एनिमल होगा, स्मॉल एनिमल है तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कम। अब इसका वॉल्यूम कम है लेकिन इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, ज्यादा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो यहाँ पे हीट लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है, लार्ज ऑर्गेनिज्म के अंदर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, आकार बड़ा है। आकार बड़ा होगा तो उसका आयतन बड़ा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन यहाँ पे जिसका सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। अब सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पे हीट लॉस भी क्या होगा, हीट लॉस ये भी क्या कम होगा। यानी एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। ये टोटल 3 पॉइंट हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब इनके अंदर टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल की जो साइज यदि स्मॉल होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगी। अब लार्ज एनिमल होगा तो यहाँ पे उसकी वॉल्यूम आयतन ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ये क्या होगा, कम। सरफेस एरिया कम तो हीट लॉस कम होगी। अब यहीं पे एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंदर 2 रूल थे, एक तो एलन रूल्स और एक बर्गनर रूल्स। यहीं पे डिस्कस किए थे हमने, एक तो एलन रूल्स, एक बर्गनर रूल्स। ये 2 रूल डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे डिसे यानी टेम्परेचर इफेक्ट और एनिमल फिजियोलॉजी यानी तापमान का जंतु की कार्यकी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर एडेप्टेशन यानी व्यवहारिक अनुकूलन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्फर्ट्स लॉ ऑफ टॉलरेंस यानी सेल्फर्ट्स नामक वैज्ञानिक ने एक टॉलरेंस का लॉ दिया था, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट रेगुलेटर्स यानी साल्ट रेगुलेटर्स। अब टोटल 4 पॉइंट वो डिस्कस करने, इसके बाद में टेम्परेचर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक नोट कर लेगा। अब टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल फिजियोलॉजी, तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जब आप एल्टीट्यूड मैंने इससे पहले जब एक टॉपिक पढ़ा था डोमेन प्रभावितता, और वहां पे जब मैंने कम्युनिटी स्टार्ट किया था तो वहां पे कम्युनिटी कैरेक्टर के अंदर बायोडाइवर्सिटी टॉपिक आया था। तो
तो डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर था क्लाइमेट के अंदर एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड। वहां पे डिस्कस किया था एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब हम इक्वेटर से हाई ऊपर की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होती है। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाओगे तो एल्टीट्यूड सिकनेस तब क्या होगा, जब आप ऊंचाई की तरफ जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, कम होगा। अब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी क्या होगी, कम होगी। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो अब जो एनिमल होगा उनके अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट पाए जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट, तो उसके अंदर एनिमल के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे। जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई की तरफ जाने पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन होगा आंशिक दाब होगा वो भी कम होगा। अब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो यहाँ पे जो एनिमल होगा उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट पाए जाएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला तो क्या होगा, आरबीसी काउंटिंग। जो आरबीसी का नंबर है, रेड बोन सेल्स, इनका क्या होगा, काउंटिंग। आरबीसी नंबर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी आरबीसी का संख्या होगी वो इंक्रीज होगी। आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी यहाँ पे, यानी आकार बड़ा नहीं होगा, केवल नंबर इंक्रीज हो रहे। और ब्रीथिंग रेट यानी श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज जाएगी। और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे हीमोग्लोबिन O2 बाइंडिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन O2 बाइंडिंग कैपेसिटी ये क्या है, डिक्रीज, यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में बंधुता ये क्या रहेगी, कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेसिटी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम एनिमल की कार्यकी के ऊपर प्रभाव देख रहे हैं किसका, टेम्परेचर का। जो एनिमल की कार्यकी होगी, जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर या डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाने पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वातावरणीय दाब होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज, कम होगा। अब जब वातावरणीय दाब कम होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आएगी। अब जब ऑक्सीजन की कमी आएगी तो एनिमल क्या करेगा, कुछ एडजस्टमेंट करेगा अपनी बॉडी के अंदर। तो जैसे यहाँ पे पहला क्या है, आरबीसी काउंटिंग, जो लाल कणिका है उनकी संख्या इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, संख्या इंक्रीज होगी। और ब्रीथिंग रेट होता है श्वसन दर क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, एसबी का मतलब हीमोग्लोबिन, O2 का मतलब ऑक्सीजन, बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग मतलब बंधुता क्षमता, ये क्या जाएगी, कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में बाइंडिंग कम होंगे और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रिलीजिंग का मतलब फ्री होना, कैपेसिटी ये क्या जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे जब ऑक्सीजन कम होगी तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन लंबे समय तक बाइंड नहीं रहेगी और उस समय में क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी। तो रिलीजिंग कैपेसिटी तो इंक्रीज हो जाएगी और बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये था इसके अंदर फर्स्ट। सेकंड इसके अंदर एंटार्क्टिक फिश। एंटार्क्टिक फिश अब यहाँ पे जो एंटार्क्टिक फिश है उसके अंदर एंटार्क्टिक फिश के अंदर एंटीफ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल पाया जाता है।
एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एंड ग्लिसरॉल पाया जाता है। तो एंटार्क्टिक फिश होती है उसके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन एंड ग्लिसरॉल पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉडी लिक्विड डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉडी लिक्विड ये क्या करेगा इसको डिग्री, यानी जो एंटार्क्टिक फिश होगी एंटार्क्टिका मतलब साउथ साइड में जो फिश पाई जाती है तो उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल पाया जाता है। तो एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल क्या करेंगी, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो यानी बॉडी के अंदर लिक्विड पाया जाएगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो डिक्रीज करने से क्या होगा, तो बॉडी के अंदर जो लिक्विड होगा तो आइस क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थर्ड इसके अंदर कोल्ड एरिया एनिमल, कोल्ड एरिया एनिमल ऐसे एनिमल जो ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं। तो कोल्ड एरिया एनिमल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन या आइस हीटिंग प्रोटीन पाई जाती है। आइस न्यूक्लिएटिंग या आइस हीटिंग प्रोटीन पाई जाती है। अब ये क्या करेगी, इंड्यूस आइस लेयर फॉर्मेशन, इंड्यूस आइस लेयर फॉर्मेशन, यानी इंड्यूस वाला को प्रेरित करना, आइस लेयर फॉर्मेशन यानी बर्फ की परत होगी उसके निर्माण को ये क्या करेगी, प्रेरित करेगी। कौन, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। तो इससे क्या होगा, जो हीट लॉस होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिवेंट हीट लॉस, हीट लॉस क्या जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा एग्जांपल है व्हेल एंड सील मछली। तो इनके अंदर क्या रहता है, पाया जाता है थिक पैड लेयर पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बल्बर। व्हेल एंड सील फिश, तो इनके अंदर क्या होगा, थिक पैड लेयर पाया जाता है। इनमें यदि थिक फैट लेयर पाया जाएगा, यदि मोटी वसा की परत पाई जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्बर यानी तो फैट की लेयर होगी उसको बोलते हैं बल्बर। अब यहाँ पे ये क्या करेगी, हीट लॉस को कम करेगी, हीट लॉस डिक्रीज करेगी। अब इसी के साथ में जो पांचवा एग्जाम्पल है यहाँ पे हुआ है कंगारू रेट का। कंगारू रेट का एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है किसके अंदर, जब मैंने वहां पे पढ़ाया था डोमिनेंस के अंदर कंगारू रेट। तो वहां पे क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर कीस्टोन स्पीशीज का एग्जाम्पल था। तो कीस्टोन स्पीशीज का एग्जाम्पल था तो कंगारू रेट हुआ। जो कंगारू रेट होता है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अडेप्टेशन पाया जाता है। तो रिलीज कंसंट्रेशन यूरिन टू मिनिमाइज स्टोर लॉस। Release concentrate urine to minimize of stool loss। अब ये क्या करेगा, जो कंगारू रेट होता है वो कहाँ पाया जाता है, कंगारू रेट डेजर्ट के अंदर पाया जाता है। तो डेजर्ट के अंदर वहां पे कंगारू रेट को वाटर नहीं मिल पाता है। तो ये वाटर की पूर्ति कहाँ से करता है, जो सीड होता है
सीड के अंदर 1 से 5% या 5 से 10% वाटर पाया जाता है, उस सीड को क्या कर वहां से वाटर की पूर्ति करता है। अब ये क्या करता है, वाटर लॉस से बचने के लिए जो यूरिन होगा उसको क्या करेगा, कंसंट्रेटेड सांद्रित रूप में रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, वाटर लॉस कम से कम होगा, मिनिमाइज होगा। इसीलिए ये क्या करेगा, फेट ऑक्सीडेशन बाय प्रोडक्ट H2O, फेट ऑक्सीडेशन बाय प्रोडक्ट H2O। अब यहाँ पे जो फेट का ऑक्सीडेशन होगा वो बाय प्रोडक्ट H2O एंड H2O लॉस डिक्रीज या वाटर लॉस कम से कम। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया टेम्परेचर के अंदर टोटल 4 एडेप्टेशन हम पढ़ चुके हैं। पहला एडेप्टेशन था इसके अंदर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट मॉर्फोलॉजी, दूसरा था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट, दूसरा था इसके अंदर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट मॉर्फोलॉजी, तीसरा था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल मॉर्फोलॉजी, चौथा है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल फिजियोलॉजी। अब आज जो हमने स्टार्ट किया वो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन एनिमल फिजियोलॉजी का था। इससे पहले हमने 3 डिस्कस कर चुके थे। अब इसके अंदर एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर पहला इफेक्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी एल्टीट्यूड। जब हम यानी समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ इक्वेटर से दूर जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो ऊंचाई की तरफ जाने पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब क्या होगा, डिक्रीज। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम मिलेगी आपको। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी तो एनिमल क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करेगा, यानी कुछ अनुकूलन करेगा। तो इनके अंदर पहला अनुकूलन क्या रहेगा, आरबीसी काउंटिंग, यानी जो आरबीसी यानी रेड बोन सेल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, इनको क्या करेगा, काउंटिंग की संख्या क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इनकी संख्या इंक्रीज होगी। और साथ साथ में क्या करेगा, ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब यहाँ पे श्वसन दर इंक्रीज हो जाएगी, तो श्वसन दर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी वो क्या जाएगी, डिक्रीज। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बहुत कम समय के लिए बाइंड करेंगे और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेसिटी ये क्या जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्रीदिंग रेट होती है नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार ब्रीदिंग रेट होती है। लेकिन आप यहाँ पे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 16 से ज्यादा बार एक्सपेंशन होगा और ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरा यहाँ पे एंटार्क्टिक फिश, जो एंटार्क्टिक फिश होगी उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंटीफ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल पाया जाता है। अब ये एंटीफ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल क्या करेगा, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉडी लिक्विड, जो बॉडी के अंदर लिक्विड होगा फिश के अंदर, उस फ्रीजिंग उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज करने से क्या होगा, जो बॉडी के अंदर जो लिक्विड होगा वो किस फॉर्म में नहीं आएगा, सॉलिड फॉर्म में नहीं आएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो आइस क्रिस्टल का निर्माण नहीं होगा। अब आइस क्रिस्टल का निर्माण रोकने के लिए इसके अंदर बॉडी में क्या पाया जाता है, एंटीफ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल पाया जाता है। इसी प्रकार का थर्ड एग्जांपल है कोल्ड एरिया एनिमल। जो कोल्ड एरिया एनिमल, ऐसे एनिमल जो ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, उनके अंदर आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन या आइस हीटिंग प्रोटीन पाए जाते हैं। आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन क्या करेगी, यानी ये प्रेरित करेगी, किसके निर्माण को प्रेरित करेगी, इंड्यूस आइस लेयर फॉर्मेशन, यानी आइस लेयर यानी जो बर्फ की परतों में उनका निर्माण को प्रेरित करेगी। इससे क्या होगा, प्रिवेंट हीट लॉस, यानी हीट लॉस कम से कम होगा। जो फोर्थ है यहाँ पे व्हेल एंड सील फिश, व्हेल एंड सील फिश के अंदर क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होता है। तो हीट लॉस को रोकने के लिए व्हेल एंड सील के अंदर क्या पाया जाता है, जो स्किन होती है ना, स्किन के नीचे थिक फैट लेयर यानी मोटी वसीय परत पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं बल्बर। जो मोटी वसीय परत होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे हीट लॉस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसी प्रकार इसका पांचवा एग्जांपल है कंगारू रेट। कंगारू रेट के अंदर, कंगारू रेट कहाँ पाता है, डेजर्ट के अंदर। तो डेजर्ट के अंदर वाटर नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो यहाँ पे कंगारू रेट को वाटर नहीं मिलेगा, तो ये वाटर की पूर्ति कहाँ से करता है, रिलीज कंसंट्रेट यूरिन, यानी जो यहाँ पे यूरिन का निष्कासन करेगा वो किस रूप में करेगा, सांद्रित रूप में। तो सांद्रित रूप में करने से क्या होगा, एल्कोहल लॉस कम से कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल लेवल नहीं है। वो जो कंगारू रेट होगा वो एल्कोहल कहाँ से लेता है, सीड से। और फैट ऑक्सीडेशन, अब फैट ऑक्सीडेशन सीड के अंदर फैट और प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका ऑक्सीडेशन करके
बाय प्रोडक्ट यानी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में तो वो पूर्ति करता है और वाटर लॉस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे ये टोटल 5 एग्जांपल है किसके, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी के। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट के टोटल 4 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट इसके अंदर बिहेवियर एडेप्टेशन। तो बिहेवियर एडेप्टेशन के अंदर 2 प्रकार के एडेप्टेशन मिलेंगे आपको, माइग्रेशन और सस्पेंशन। माइग्रेशन के अंदर जैसे मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन यानी प्रतिकूल स्थिति है, तो प्रतिकूल कंडीशन के अंदर वो क्या करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा या तो वहां से माइग्रेट करेगा, या माइग्रेट नहीं कर पाएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, अपने अंदर अडेप्टेशन लेगा। फिर अडेप्टेशन से क्या होगा, वहीं पे कुछ समय के लिए 1 महीने या 2 महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए वहीं पे सस्पेंस, जहाँ पे वहीं पे रुका रहेगा। तो चौथा पार्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अंदर बिहेवियर एडेप्टेशन। ये आज नोट कर लो एक बार आप। अभी यहाँ पे जो 5वां इफेक्ट है वो क्या है, बिहेवियर एडेप्टेशन। तो बिहेवियर एडेप्टेशन के अंदर हम देखेंगे 5वां, बिहेवियर व्यवहारिक अनुकूलन। अब जो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे, प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर व्यवहारिक अनुकूलन कौन कौन से पाए जाते हैं, अब उनकी बात करेंगे। तो इनके अंदर बिहेवियर एडेप्टेशन के अंदर 2 प्रकार के एडेप्टेशन मिलेंगे। दो प्रकार के एडेप्टेशन के अंदर तो पहला है वो तो क्या है, माइग्रेशन। और दूसरा सेकेंड वो क्या है, सस्पेंशन। अब यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर जैसे से मान लो यहाँ पे आप जा रहे हो, अभी वहां पे प्रतिकूल कंडीशन है, तो प्रतिकूल कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, वहां पे या तो उस जगह से पलायन कर दोगे दूसरी जगह, या फिर खुद को क्या करोगे, निलंबित। सस्पेंशन मतलब निलंबित, जहाँ वहीं करोगे। तो माइग्रेट का एग्जाम्पल हो जाएगा डेजर्ट लिजार्ड। मरुस्थलीय छिपकली। और यहाँ पे सस्पेंशन होगा वो 3 टाइप का होता है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायपोज। ये वापस 3 प्रकार का है। जो फर्स्ट है वो कौन सा है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन वाला मैंने इसको हाइबरनेशन बोलते हैं, शीत निष्क्रियता। और सेकंड है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब है यहाँ पे एस्टिवेशन मतलब यहाँ पे ग्रीष्म निष्क्रियता। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं डायपोज। हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता, एस्टिवेशन मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता, और डायपोज का मतलब भारतीय नहीं है। अब यहाँ पे
जो हाइबरनेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप, और एक्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, पहले यहाँ पे विंटर स्लीप, एक्टिवेशन मतलब समर स्लीप, ग्रीष्म निष्क्रियता। अब यहाँ पे जो हाइबरनेशन है यानी शीत निष्क्रियता है, इसका एग्जाम्पल है पोलर बियर, पोलर बियर एंड ध्रुवीय बालू अप टू 6 मंथ। यानी जो है हाइबरनेशन का एग्जाम्पल है पोलर बियर यानी ध्रुवीय बालू। तो ध्रुवीय बालू होता है वो इसका एग्जाम्पल है शीत निष्क्रियता का, विंटर स्लीप का अप टू 6 मंथ। यानी ये अपने आप को कितने मंथ तक, 6 मंथ तक सस्पेंस कंडीशन रख सकता है। क्यों? क्योंकि शीत निष्क्रियता होती है तो वहां पे क्या होगा, ध्रुवीय पोलर एरिया है, तो पोलर एरिया के अंदर वहां पे क्या आइस लेयर है, बर्फ का निर्माण हो जाएगा, बर्फ का निर्माण हो जाएगा, तो वो जहाँ पे वहीं पे 6 मंथ तक जीवित रह सकता है। तो इस निष्क्रियता को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और दूसरा है वो कौन सा है, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन मतलब समर स्लीप या ग्रीष्म निष्क्रियता। तो ग्रीष्म निष्क्रियता का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉग, ये पाई जाती है मेंढक के अंदर, ये पाई जाती है पोलर बियर के अंदर। और इसी प्रकार डायपोर, डायपोर किसके अंदर पाई जाती है, जूप्लैंक्टन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जूप्लैंक्टन। यानी जंतु बल्वक। और दूसरा एग्जाम्पल है सी डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी मतलब यहाँ पे बीज सुप्तावस्था। तो इसके अंदर बिहेवियर एडेप्टेशन के अंदर टोटल 2 प्रकार का है, इसकी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन का टोटल 3 एग्जाम्पल है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी माइग्रेट कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी माइग्रेट कर सकता है, और पीरियोडिक यानी आवर्तित रूप से भी क्या कर सकता है, यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है। तो माइग्रेशन का मतलब यानी क्या होगा, जब प्रतिकूल कंडीशन आएगी तो वहां से उड़ने के लिए क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। इसका एग्जाम्पल डेजर्ट लिजार्ड यानी मरुस्थलीय छिपकली। तो वो क्या करती है, कुछ समय के लिए धूप में रहती है, और जैसे बॉडी टेम्परेचर हाई होने लगता है वो किसमें चले, छाया में। तो माइग्रेशन का एग्जाम्पल आएगा डेजर्ट लिजार्ड। और दूसरा टाइप है सस्पेंस, सस्पेंशन मतलब निलंबित। या तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर पाएगा तो वहां पे क्या करेगा, जहाँ पे वहीं पर अपने आप को क्या करेगा, निलंबित कंडीशन के अंदर कर लेगा। निलंबित कंडीशन का मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट क्या करेगा, बिल्कुल कम कर देगा सस्पेंशन कंडीशन के अंदर। तो मेटाबॉलिक रेट होगी, मेटाबॉलिक रेट के अंदर यानी फूड फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, फूड फॉर्मेशन या ईटिंग, खाना वो नहीं मिलेगा इनको। यदि ये नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज कर देगा। क्योंकि रेस्पिरेशन यदि वो अधिक मात्रा में कराए तो फिर उसके अंदर क्या होगा, फूड की कमी होगी, फूड की कमी होने से जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी यहाँ पे। तो सस्पेंशन कंडीशन के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होगी वो क्या कर देगा, बिल्कुल डिक्रीज कर देगा। यानी रेस्पिरेशन वगैरह सब कम से कम करेगा। इसका टोटल सस्पेंशन 3 प्रकार का है। यहाँ पे पहला है हाइबरनेशन, शीत निष्क्रियता, दूसरा है एक्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता, और तीसरा यहाँ पे डायपोर यानी क्वार्टी स्टेज। तो हाइबरनेशन होगा यहाँ पे शीत निष्क्रियता यानी विंटर स्लीप। इसका एग्जाम्पल है पोलर बियर, ध्रुवीय बालू। ध्रुवीय बालू क्या करता है, अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक जब वहां पे पोलर के अंदर क्या होगा, जब वहां पे बर्फ का निर्माण हो जाएगा तो जो बियर होगा, पोलर बियर होगा, कहां पर रहेगा, बर्फ के नीचे दबा रहेगा। कितने मंथ तक जीवित रखता है वो, 6 मंथ तक। और एक्टिवेशन यानी शीत निष्क्रियता का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीष्म निष्क्रियता का, एक्टिवेशन ग्रीष्म निष्क्रियता समर स्लीप, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग। और यहाँ पे जो लास्ट है डायपोर पार्टी, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जूप्लैंक्टन यानी जंतुपलक, और सी डोरमेंट। जब बीज सुप्तावस्था के अंदर रहता है तो उसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होगा तो अंकुरण नहीं होगा, तो क्या उसके अंदर जो एम्ब्रियो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर रहेगा।
यहाँ तक नोट करो एक बार। जो अगली क्लास होगी, अगली वीडियो के अंदर हम माइग्रेशन के टोटल 3 टाइप डिस्कस करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस और पीरियडिक। और बाकी ये दोबारा डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, इसके अंदर माइग्रेशन के एग्जाम्पल। यहाँ तक नोट करो। अब इससे अगले इफेक्ट है जो यानी माइग्रेशन के एग्जाम्पल। इसके बाद में 2 और बच रहे हैं, एक तो सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट रेगुलेटर्स, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट जो साल्ट एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।